वेलकम टू स्टडी 1.0। आज हमारा चैप्टर है एनर्जी। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का ही पार्ट है ये। एनर्जी के वेरियस रिसोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, किस टाइप की एनर्जी होती हैं, जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं। तो एनर्जी पहली होती है रिन्यूएबल और सेकंड वन इज़ नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होती है जिससे कि बार बार वो जनरेट होती रहती है। रिसोर्सेज उसके क्या है, इनफाइनाइट टाइम्स तक चलते रहेंगे। उनके मतलब कभी जो भंडार हैं कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। नॉन रिन्यूएबल वो होती है जिनके भंडार सीमित हैं, जो एक सर्टेन टाइम के बाद ख़त्म होने लग जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं। इसमें है सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी। अब वन बाई वन इनको समझते हैं। सोलर एनर्जी और सौर ऊर्जा, जिससे क्या है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। ये हम सब जानते हैं। जो मैक्सिमम एनर्जी है वो हमारे जो पृथ्वी को कहाँ से प्राप्त होती है, हमारी पृथ्वी पे जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। तो हम क्या है कि सूर्य की ऊष्मा का उपयोग करके एनर्जी बना सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं और उसे वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें फोटो वोल्टिक सेल का यूज होता है, जो आप सोलर प्लेट में रखता है आपके में। उससे क्या है कि आप बैटरीज या सर्टेन स्टोरेज डिवाइस के थ्रू उसे स्टोर करके रखते हैं, या फिर आप सीधे भी बिना स्टोर किए भी इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सेकेंड वन होता है विंड, वायु ऊर्जा जिसे कहते हैं हिंदी में। आपने देखा होगा जहाँ को विंड बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं, हैवी विंड्स चलती हैं, वहाँ पे पवन चक्कियाँ लगी रहती हैं। तो पवन चक्कियाँ, पवन क्या होगी, उस जो प्रॉपर जो उसका जो फ़ैन है उसे रोटेट करेंगी। विंड विंड जब उसे रोटेट करेगी तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोपेलर है वो रन करेगा तो वो जनरेटर को रोटेट करवाएगा, जिससे क्या कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सेकंड वन है हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। वाटर से जो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे आप क्या कहेंगे, हाइड्रो एनर्जी। जैसे कि डैम में आपने देखा, डैम से क्या होता है, एक सर्टेन हाइट से पानी को गिराया जाता है, वो टरबाइन पे आके गिरता है, टरबाइन रोटेट करती हैं, टरबाइन से कनेक्टेड जनरेटर रोटेट करता है, जनरेटर रोटेट करेगा तो क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक। नेक्स्ट वन है बायोमास। बायोमास नथिंग बट जैसे गोबर गैस प्लांट, ये सब जो होते हैं वेस्ट मटेरियल, जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है, उससे क्या होगा, उससे आप क्या है बायोगैस प्लांट बना के आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जियो थर्मल एनर्जी, जियो मीन्स अर्थ, थर्मल माने गर्मी। तो जियो की जो अर्थ की जो गर्मी है उसे उपयोग करके जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, जियो थर्मल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, टाइड्स कहाँ आती हैं, समुद्र में जैसे आपने देखा टाइड्स आती हैं, ज्वार भाटा जैसे कहते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे भी हम सेम टाइप के इंस्ट्रूमेंट लगा के क्या है वहाँ पे भी हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जो टाइड्स आती हैं तो उनकी क्या है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से आती हैं और स्पीड भी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। और सेकंड वन होता है ओशन थर्मल, लास्ट वन ओशन थर्मल एनर्जी। इससे क्या है कि आपकी जो भी समुद्र या जो भी आपका सागर है उसमें जो भी थर्मल डिफरेंस के कारण जो भी पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे क्या कहेंगे हम, ओशन थर्मल एनर्जी। तो ये तो आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये क्या है कि मतलब ये लाइफ टाइम चलते रहेंगे। ठीक। सेकंड वन है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट वन है फॉसिल फ्यूल्स और नेक्स्ट वन है नॉन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स वही, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कोयला है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है और आपका केरोसिन ऑयल है, नेचुरल गैस है, सेल गैस है। नॉन फ्यूचुअल जैसे कि यूरेनियम और क्या है आपके थ्योरियम, ये कैसे आपके न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब के तो अब इनके क्या है कि इनके जो भंडार हैं वो सीमित हैं। अगर इनका आप एक्सेसिव मात्रा में दोहन करेंगे, मतलब यूज करेंगे, तो ये क्या है एक सर्टेन टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, जिससे क्या है कि फिर
क्रैशेस हो जाएगी इन पर्टिकुलर एनर्जी जो प्रोडक्ट है ये फॉसिल फ्यूल्स और नॉन फॉसिल फ्यूल्स, दैट्स वाई। तो इसलिए क्या है कि अभी हर जगह की जो गवर्नमेंट है, हर देश प्रॉपर गवर्नमेंट है, वो सब रिलाय कर रहे हैं किन चीज़ों पे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पे। नेचुरल गैस में जो आपके दो आते हैं, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, तो पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बीइंग का। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप मशीनों को रन नहीं करा सकते हैं, आप ट्यूबवेल नहीं चला सकते हैं, आप अपना फ़ैन नहीं चला सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है कि एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जैसे अभी हमने देखे, अभी हमने पढ़ा है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्स है उनसे हम प्राप्त करते हैं। तो कुछ जानकारी दी हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड सिटी जो इंडिया के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, 1897। 1897 के जब क्या था कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, आपको पता ही है। तो फिर उसके बाद क्या है, अंग्रेज यहाँ पे आए, उन्हें गर्मी लगती होगी तो उन्होंने क्या, दार्जिलिंग को सही सूटेबल जगह चुना। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पड़ता है और बहुत ही अच्छा मौसम रहता है वहाँ का। तो इसलिए सबसे पहला इलेक्ट्रीफाइड सिटी कहाँ रहा? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। ये कब बना? 1897 में। वहाँ पे मतलब पूरा शहर जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया था। सेकंड इलेक्ट्रीफाइड सिटी था शिव सुंदरम, ये कर्नाटका का शहर है एक, ये 1902 में हुआ। प्रेजेंट डे में जो थर्मल पावर जो भी पावर प्रोड्यूस हो रही है उसमें थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो, उनका है 69.8% उनका योगदान है। हाइड्रो पावर प्लांट्स जो डैम मैंने आपको बताया जहाँ के पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, वहाँ पर 15% उनका योगदान है। न्यूक्लियर जैसे कि नैप्स आपने सुना होगा, नरोरा परमाणु एटॉमिक सेंटर, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जाती है, ये 2%। और रिन्यूएबल एनर्जी, ये विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका कितना है? 13.2%। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया थ्रू वेरियस जो भी आपके किस थर्मल किस टाइप के नॉन रिन्यूएबल कितनी है, रिन्यूएबल कितनी है। थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं कोल बेस्ड, जैसे कि आपका यहाँ पे है अलीगढ़ के नज़दीक, तो वो कैसा है? तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट वो होते हैं जिनमें कि यूरेनियम या थोरियम का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब पहला पढ़ी थर्मल एनर्जी के बारे में। इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज होगा? कोल या ऑयल होगा। फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों में ये पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान क्या है कि डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का लेयर बाय लेयर, तो उनमें क्या है, पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब क्या है आपके वहाँ पे दब जाते हैं। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, 1-2 साल में नहीं, 100 करोड़ों सालों वाली बातें हो रही हैं यहाँ पे। तो उनमें क्या है कि ये फिर उन सब चीज़ों में चेंज हो गए कोल में, और ये पेड़ पौधे कट के जाएंगे जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर के वो रहते हैं, तो उसमें क्या है, ये कोल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। टाइप्स ऑफ कोल। अब कोयले की भी टाइप्स होते हैं, पहला पढ़ेंगे हम एंथ्रासाइट। बेस्ट क्वालिटी होती है जिसे कहते हैं एंथ्रासाइट। कोल की भी क्वालिटी होती है, कोयले की भी क्वालिटी होती है। इसमें पहला होता है एंथ्रासाइट, बेस्ट क्वालिटी। ये कहाँ पाया जाता है आपका इंडिया में? अगर बात करें तो कारगिल वैली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये भी कहाँ? जम्मू कश्मीर। सेकंड वन होता है आपका, पहला होगा एंथ्रासाइट, दूसरा होगा आपका बिटुमिनस कोल। ये कहाँ? छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का जो पठार है आपका झारखंड में, वहाँ पाया जाएगा। झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पाया जाएगा। लिग्नाइट ये तीसरा टाइप है कोल का। लिग्नाइट आपको पाया जाएगा नई वैली, तमिलनाडु में। पीट मोस्ट डेंजरस अमंग ऑल। मोस्ट डेंजरस होता है, मोस्ट डेंजरस का मतलब ये है कि इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जब से आप बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इसमें बहुत ज़्यादा होगा। अगर वर्ल्ड में और प्रोडक्शन की बात करें कोल का कौन करता है सबसे ज़्यादा, तो प्रोडक्शन में चाइना, यूएसए, इंडिया का नंबर तीसरा है, पहले नंबर पर आपका है चाइना। इंपोर्ट आयात कौन ज़्यादा करता है? चाइना सबसे ज़्यादा आयात करता है, उसके सेकंड वन है जापान और थर्ड वन इंडिया। एक्सपोर्ट निर्यात कौन सबसे ज़्यादा करता है?
उसमें इंडोनेशिया पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पे है रसिया। कोल कंपोजिशन मतलब कोयले में क्या क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व मतलब उस बनाने में होते हैं। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है और फास्फोरस होता है और आयरन। मैक्सिमम क्या होगा आपका कोल में, कार्बन। एरोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो देखिए वही आपको पता है सेडिमेंट्री रॉक में ये पाए जाएंगे, वहाँ से ही कोयले की खदानें पाई जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो उनमें भी क्या है, जब टेम्परेचर और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है तो वही कोल डिफरेंट काइंड्स ऑफ उसमें जो समरूप अपने पदार्थ हैं उनमें चेंज हो जाता है। उसमें जैसे पहले देखो डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित नहीं कर सकते, बैड कंडक्टर कहेंगे आप इसे। सेकेंड वन इज ग्रेफाइट, सॉफ्ट मटेरियल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूज एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जब मॉडरेटर का जब उसकी अभिक्रिया को तीव्र या मंद कराने की वो करते हैं तब ये मॉडरेटर का काम करता है। थर्ड वन है फुलस्ट्रेन। फोर्थ वन है ग्रेफीन, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज स्पेस एप्लीकेशंस। तो डायमंड ये हीरे वाली बातें हो रही हैं। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है आप बताएंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो ये थर्मल पावर प्लांट्स की बात हुई थी। अभी बात होंगी किसकी, अब न्यूक्लियर, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वहाँ हम क्या यूज करते हैं, यूरेनियम और क्या कहते हैं, यूरेनियम थोरियम। तो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। तो इनके बारे में डिस्क्रिप्शन ये दिया गया है कि इसके क्या है। 235 की बात करें तो लेस हार्फ लाइफ, लेस स्टेबल, इजीली फिजनेबल, बेटर फ्यूल। यूरेनियम 238 क्या है, मोर हार्फ लाइफ, मोर स्टेबल, लेस फिजनेबल। फिजन और फ्यूजन में अंतर समझते हैं। फिजन और फ्यूजन एक संलयन होता है। तो फिजन में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई आफ्टर बॉम्बारमेंट ऑफ विद हाईली स्पीड न्यूट्रॉन्स। तो इसमें क्या है, बड़े एक न्यूक्लियाई का उसमें क्या है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में उसका ब्रेक डाउन होगा। ये कंट्रोलेबल रिएक्शन होती है, इसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर की जो रिएक्शन होती है वो क्या है, इसी पे बेस्ड होती है। और न्यूक्लियर बॉम्ब जो आप परमाणु बॉम्ब पढ़ते हैं वो इसी पे बेस्ड होता है, इसी पद्धति पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट पर पढ़ेंगे हम फिजन, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए लार्ज न्यूक्लियाई। छोटे छोटे न्यूक्लियाई का कॉम्बिनेशन होगा, संगठन होगा, वो क्या करेंगे, एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, बहुत ज़्यादा एनर्जी इससे निकले बाहर उत्सर्जित होगी। सो डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे ही समझते हैं परमाणु बम की जब अणु बम की बात चलती है, हाइड्रोजन बम की बात चलती है, तो हाइड्रोजन बम ज़्यादा विनाशकारी होता है किससे, परमाणु बम से। तो इसके एग्जाम्पल है सन्स रिएक्शन, जैसे सन में जो रिएक्शन होती है जिससे आपको ये लाइट मिल रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका हो रहा है फ्यूज़न। ऐसे ही सेम काम करता है कौन सा, हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम को फार्म, जैसे हाइड्रोजन बम पर्टिकुलर जगह पर कहीं गिराया जाएगा तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे क्या लगे होंगे, पहले परमाणु बम लगे होंगे। परमाणु बम पहले वो उनका विस्फोट होगा, जो उनसे एनर्जी लिबरेट होगी, जो भी एनर्जी उत्सर्जित होगी उससे कंबाइन करके तब वो फटेगा। तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा विनाश होगा आपका। तो ये आप याद रख सकते हैं, सन्स की रिएक्शन क्या है, फ्यूज़न और हाइड्रोजन बम इस पद्धति पर काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, स्टडी 1.0। थैंक यू।